हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि का वेग या फिर ऑप्शन डी ध्वनि का आयाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल इकाई है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिबल का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। और याद रखिएगा कि 60 डेसिबल से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए खतरनाक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 288, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 318 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा कि इसको आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ऑप्शन आपके सामने डायरिया, ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा या फिर ऑप्शन डी तपेदिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरोसिस। तो याद रखिएगा कि अगर जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस रोग होने की संभावना होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा पारे की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा कैडमियम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने आगरा, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरा। तो याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगर आपसे पूछते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है तो याद रखिएगा काबुल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है तो याद रखिएगा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड की जो योजना बनाई गई थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ को जोड़ती है तो याद रखिएगा ये अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। एक तो प्रयागराज, एक तो हरिद्वार, एक है नासिक और एक है उज्जैन। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया है कि जो नासिक में कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राणा डे या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन, पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी कॉर्नेलियो सोरावजी या फिर ऑप्शन डी चंद्रमुखी बसु।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने ही सिडनी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी या फिर ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। तो याद रखिएगा कि अकबरनामा जो रचना है वो अबुल फजल की रचना है। अब अगर आपसे पूछते हैं कि जो अकबरनामा है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिना ताज का बादशाह कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोप। तो याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप को ही प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी वाली झील किस महाद्वीप में है? ऑप्शन आपके सामने उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील कौन सी है। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे ताजी पानी वाली जो झील है वो सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार का है? ऑप्शन आपके सामने हिंद, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी अटलांटिक या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस आकार की है। अगला क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। आपको बताना है कि जो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है उसमें नदियों के जल में किसको दिखा जाता है या फिर इसमें क्या घुला हुआ है उसको देखा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ऑप्शन बी ओजोन की घुली हुई मात्रा से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। दोस्तों कई बार तालाबों में या फिर नदियों में ऊपर कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो नीचे जो पानी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है इसको चूस लेते हैं, जिस कारण से इस पानी के नीचे जो है एक तरीके से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है और धीरे धीरे इसके नीचे जितने भी जीव हैं वो मरने लगते हैं, और इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके आधार पर की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन सी मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। दोस्तों याद रखिए कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी जो है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी हिमालय, फिर ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। तो याद रखिएगा कि गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में हैं, और अगर आपसे पूछते हैं कि ये किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो याद रखिएगा ये हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने बेतवा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी और नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से है, तो याद रखिएगा जो सोन नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम भी अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? ऑप्शन आपके सामने है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर,
ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। अगर आपसे पूछते हैं कि IUCN की स्थापना कब की गई थी तो याद रखिएगा 1948 में की गई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है आवर्तबीजी पादप से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी ईस्ट से या फिर ऑप्शन डी शैवाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवर्तबीजी पादप से। दोस्तों आप सभी को पता है कि मलेरिया रोग के लिए जो प्रमुख औषधि के रूप में काम करता है वो कुनैन दवा करता है और कुनैन जो प्राप्त किया जाता है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब सिनकोना की बात करें तो सिनकोना एक ऐसा वृक्ष है जिसके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है और आवृतबीजी पौधों का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर आवरण होता है। आवरण मतलब आवरण और बीजी मतलब बीज, यानी कि बीजों के ऊपर किसके आवरण पाया जाता है तो सिनकोना जो पौधा है इसके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आवर्तबीजी पादप से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। आपको बताना है कि किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन आपके सामने है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी श्वसन द्वारा या फिर ऑप्शन डी उत्सर्जन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया होती है, इसके माध्यम से पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल साथ ही साथ जल के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। और याद रखिए कि इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है तो याद रखिएगा लाल रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। तो याद रखिएगा कि जो हमारी अस्थि होती है उसकी अगर बात की जाए तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट की सबसे अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण या फिर ऑप्शन डी जटिल प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जटिल प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है जटिल प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम या फिर ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है जेनेटिक कोड, ऑप्शन बी रक्त समूहन, ऑप्शन सी DNA खोज या फिर ऑप्शन डी HIV की खोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेटिक कोड। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर CV रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की खोज के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप जहां मानवताओं से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां प्राचीन काल के जीवाश्म के अवशेष सबसे अधिक मिलते हैं और वे भी मानव के अवशेष सबसे अधिक मिलते हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानवताओं का पालना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल के सबसे ज़्यादा सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से करना है, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है और दूसरा क्वेश्चन है मानवताओं का पालना किसे कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।